हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ लो केमिस्ट्री विद विष्णु सिसोदिया में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 आई थिंक। हाँ, लेक्चर नंबर 6। और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। कैसे होता है पॉजिटिव डेविएशन? जब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो नेगेटिव डेविएशन होता है। फिर उनके ग्राफ पढ़े थे हमने, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ पढ़ा था, नेगेटिव डेविएशन का, आइडियल सॉल्यूशन का, सबका ग्राफ पढ़ा था। तो उसके बाद अब रह गए थे तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स। तो एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं, कौन सी सॉल्यूशन शो करेगी पॉजिटिव डेविएशन, कौन सी सॉल्यूशन शो करेगी नेगेटिव डेविएशन। एक बार एग्जांपल लिख के फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हेडिंग उसकी मैं पीछे डलवा चुका हूं, याद दिलाऊंगा कि हम कैसे किस क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे। तो फिलहाल कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं पहले पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, डायरेक्ट एग्जांपल पर जेई में कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए हमें याद रखने हैं। डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसमें पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जांपल्स की। तो पॉजिटिव डेविएशन सर कौन दिखाएगा? तो जनरली पॉजिटिव डेविएशन वो दिखाएंगे जिनमें आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। जब ए और बी लाइक ना हो, एक दूसरे को लाइक ना करें, पसंद ना करें, तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेगी। तो एग्जांपल पहला लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस आपका बेंजीन CCl4 और बेंजीन। ठीक है। सेकेंड वी हैव CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म, CCl4 plus chloroform CHCl3, it is your chloroform. Third example we have CCl4 with toluene, CCl4 with toluene, toluene is your TOULENE, toluene। बेंजीन के ऊपर अगर आपका क्या लगा हो, CH3। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। फिफ्थ एग्जांपल आपके पास है एसीटोन के साथ एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसको हम इथेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल। सिक्स्थ एग्जांपल आपके पास है एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन। सेवेंथ एग्जांपल आपके पास है वाटर प्लस इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं। एट्थ एग्जांपल आपके पास मिथाइल अल्कोहल के साथ वाटर। तो वाटर के दो एग्जांपल हैं, वाटर अल्कोहल। एसीटोन के तीन एग्जांपल हैं और CCl4 के तीन एग्जांपल हैं। टोटल आपके पास हो गए 8 एग्जांपल। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया भाई? नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया क्या? चलिए, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले वाटर प्लस HNO3। तो नेगेटिव डेविएशन वो होगा जब सॉल्यूशन में जाकर, सॉल्यूशन में ए और बी में अट्रैक्शन हो जाए, कुछ बॉन्डिंग बढ़ जाए किसी तरीके से। तो वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl। ठीक है। थर्ड वी हैव क्लोरोफॉर्म
plus acetone, chloroform which is CHCl3 plus acetone। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है बेटा, क्या आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग शोज नेगेटिव डेविएशन। इसके ऊपर पूछा भी हुआ है कभी कभी कि क्यों शो कर रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको स्पेसिफिकली याद रखना है। फोर्थ एग्जांपल आपके पास क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। फिफ्थ एग्जांपल आपके पास है क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर। क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर। तो डाइइथाइल ईथर क्या होगा सर? अरे दोनों साइड लगाओ C2H5 ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, दिस इज योर डाइइथाइल ईथर, ठीक है। और सिक्स्थ एग्जांपल आपके पास है एनिलीन के साथ Ac2, ठीक है। 6 एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन के, याद रखेंगे भाई, नोट कर लीजिए। नोट हो गया क्या? हो गया क्या नोट? बोलिए, हो गया? चलिए, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जांपल। अब बात करेंगे एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, इससे भी सवाल आता है बोर्ड में, तो बहुत ही बार आता है, जेई में भी इस पे सवाल आ सकता है, आता भी है, आया भी है। एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं जी? एजियोट्रॉप्स, ठीक है। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? तो होता क्या है बेटा कि जब आप ए को बी से मिलाते हैं, ए में बी डालते हैं, ए बी बनता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए और बी को अगर मैं मान लो ए की कोई फिक्स, मान लो 95% ए और 5% बी, दोनों को मिक्स किया, मेरा सॉल्यूशन बना। तो इस फिक्स कंसंट्रेशन पर कभी कभी क्या होता है कि ए और बी जो है वो एक नए केमिकल कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगते हैं, और जब उन्हें हम बॉईल करते हैं तो ए और बी साथ में बॉईल होते हैं। एक एग्जांपल समझो, मान लो अल्कोहल है, वाटर है, आपने अल्कोहल में वाटर मिलाया, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपने वाटर मिलाया अल्कोहल में, जो सॉल्यूशन है, अब आप जब उसे हीट करोगे तो हीट करने पर जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस आप पहुंचोगे तो अल्कोहल इवेपोरेट होने लगेगा, वाटर नहीं होगा अभी, अल्कोहल वेपराइज हो जाएगा, और फिर अल्कोहल ऊपर चला गया और नीचे वाटर रह गया, 100 डिग्री पर वाटर वेपराइज होगा, यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जनरली यही होता है कि ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहता है, सॉल्यूशन में भी वो अलग अलग उड़ जाते हैं, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट जब आ गया वो उड़ गया। लेकिन एज़ोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है इंडिविजुअली, उसका 50, उसका 100, अल्कोहल का 50, पानी का 100, लेकिन मिक्स होने के बाद दोनों का एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, लेट्स से 75 डिग्री। तो अल्कोहल में जब आप वाटर मिक्स करोगे तो अब जो मिक्सचर है उसका जो सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हो जाए 75 पर, अल्कोहल वाटर दोनों साथ में उड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम एज़ोट्रॉप। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट जिनका हो जाए, जिन मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से अलग, उसको हम बोलते हैं एज़ोट्रॉप। समझ में आया क्या? अरे बोलो यार, अरे अल्कोहल 50 डिग्री, पानी 100 डिग्री, मिक्स किया, अब दोनों साथ में उड़ रहे हैं 75 डिग्री पर क्या सर ये हर कंसेंट्रेशन पे पॉसिबल है? नहीं, कुछ फिक्स कंसेंट्रेशन होगी अल्कोहल और वाटर की, तभी एज़ोट्रॉप बनेगा। अगर कंसेंट्रेशन चेंज करोगे तो एज़ोट्रॉप नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एट सम फिक्स कंसेंट्रेशन, तो लिखेंगे व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स। तो फर्स्ट पॉइंट में तो ये लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। ये एक नंबर में है तो आप ये लिख सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि एट अ फिक्स कंसेंट्रेशन, एट अ फिक्स concentration of A and B, they behave as a new chemical substance, chemical
substance and boils at same temperature, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। such mixtures are called azeotrophs। ये हो गया डिटेल्ड में एजोट्रॉप्स, ठीक है। कुछ फिक्स कंसेंट्रेशन पर जब ए और बी को मिलाया जाए कुछ फिक्स कंसेंट्रेशन में, तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल होने लगते हैं, जबकि उनका इंडिविजुअली बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, समझ गए? बोलो यार। हाँ, दो टाइप के होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप। दो टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं बेटा। एक होता है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरे आपके पास होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक आपके पास होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं समझेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं? जब आपने ए और बी को मिलाया, वही अल्कोहल और वाटर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री और वाटर का है 100 डिग्री और आपने मिलाया, और मिलाने के बाद रिजल्टेंट मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 75 डिग्री। तो रिजल्टेंट मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है लेट्स से 75 नहीं, उसका एग्जांपल चेंज करते हैं, चलो गड़बड़ दोबारा ध्यान से। ए का 50 डिग्री, बी का 100, रिजल्टेंट का 120। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं ना मैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। तो ए का कितना है 50, बी का कितना है 100, मिक्स करने के बाद दोनों का हो गया 150। तो क्या हुआ, जब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा हो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट के, किसके, ए और बी के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट के, जब बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो क्या फाइनल सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग में क्या होगा, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50 और 100 है और फाइनल का आ गया 25, तो ऐसे को हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ध्यान से समझना, सर मैक्सिमम कब बनेगा? देखो ए का 50, बी का 100, दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन का 150, 150, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ रहा है। ज्यादा टेम्परेचर देने का मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, अब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब वो वेपराइज होगा। अरे बोलो यार, ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर पर अब वो बॉईल हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। यानी कि ये किस टाइप का डेविएशन है अगर मैं पूछूं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में बढ़ती थी? नेगेटिव डेविएशन में। तो नेगेटिव डेविएशन वाले जो कंपाउंड्स हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशन हैं, वो सारे क्या क्या बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जैसे वाटर प्लस HNO3, इन दोनों को मिक्स करोगे एक फिक्स कंपोजिशन में, तो ये क्या बनाएंगे? नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, अट्रैक्शन आएगी, तो रिजल्टेंट जो आपका सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इंडिविजुअल से, तो क्या बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आ रहा है भाई? सुनो भाई, क्या कह रहा है कि ए और बी से जब फाइनल का ज्यादा हो जाए बॉइलिंग पॉइंट, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग कब बनेगा? भाई सीधी सी बात है, फाइनल में जब अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी तो अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन किस केस में डोमिनेट करती है? नेगेटिव डेविएशन में। तो पहले तो लिखते हैं व्हाट आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। when the boiling point of mixture is more than the boiling point of its components, then क्या कंपोनेंट, तो वो हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल इसमें क्या होंगे? सो सॉल्यूशंस showing negative deviation from Raoult's law will form क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बोलो यार, अरे समझ गए क्या? अरे ठीक है भाई, हाँ जी सर समझ आ गया।
मिनिमम बॉइलिंग में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ resultant mixture is lower than the boiling point of its components। और ये कौन दिखाएगा, तो सॉल्यूशन showing solutions showing positive deviation from Rolle's law will form minimum boiling एजियोट्रॉप्स। बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल लिख लेंगे भाई। तो मैक्सिमम बॉइलिंग में एग्जाम्पल लिख लेंगे, मिनिमम बॉइलिंग में एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग में आपके पास एग्जाम्पल लिख लीजिए HNO3 प्लस वाटर, ठीक है, HNO3 प्लस वाटर, HNO3 कितना 68% प्लस वाटर 32%, ठीक है जी। और मिनिमम बॉइलिंग में आप एग्जांपल लिख लीजिए इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल आपका 95.1% प्लस वाटर 4.9%, लगभग 4.9%, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लो भाई, नोट कर लो रे। अच्छा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लिख लो, इसका होगा 93.5, रिजल्टेंट मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा 393.5 केल्विन, ठीक है। तो मिक्सचर का होगा 393.5 और ऊपर वाले केस में जो मिक्सचर का होगा 351.5, इसमें क्या होगा 351.5 केल्विन। बोलो यार, कर लिया क्या नोट? पेपर में आएगा एजोट्रॉप बता दोगे, टाइप्स ऑफ एजोट्रॉप बता दोगे, एग्जांपल बता दोगे, कौन सा डेविएशन कौन सा एजोट्रॉप बनाएगा बता दोगे, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां पर खत्म होता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरा डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन का वीडियो अलग बनेगा, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जेई के पीवाईक्यू करा चुका हूं, इसके ऊपर जेई के पीवाईक्यू का अलग वीडियो एक आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, और ये एजोट्रॉप्स, और साथ में अभी जो टॉपिक करना है हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उस वीडियो में अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, 10 से भी ज्यादा होंगे, शायद 15 भी हो जाएं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ब्लर तो नहीं हो रही? नहीं हो रही, चलिए। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते बच्चों, याद करो क्या है अगला टॉपिक। तो अभी हमारा एक टॉपिक ही चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है सर? कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। आप जरा पीछे जाएंगे तो जहां मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बाद जो अगला टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है, और उसमें मैंने आपको बताया है किस किस में कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमने वेपर प्रेशर रूल्स लॉ की मदद से कैलकुलेट करा, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट इज जीटा ए प्लस पी नॉट भी जीटा भी आया, और फिर हमने वहीं पर ही रूल्स लॉ के हिसाब से दो में क्लासिफाई किया, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जहां रूल्स लॉ फॉलो हो, जहां पर पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी हो, वो हमारी आइडियल सॉल्यूशन, और जहां नहीं होता वो हमारी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर उसमें पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजोट्रॉप्स, ये सब पढ़ा हमने पूरा डिटेलिंग। तो ये हमारा कौन सा वाला टॉपिक चल रहा है अभी? कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अभी हम उसी में है, पूरा वो खत्म किया हमने अभी। अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल एंड, क्योंकि सॉलिड है ना, अरे सॉलिड लिक्विड में जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड है, और सॉलिड कैसा होता है? नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल है, और जो आपका लिक्विड है, जो आपका सॉल्वेंट है, वाटर है, वो क्या होगा? वॉलेटाइल होगा। तो अब हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है उन रिएक्शन में कह रहा हूं, उन सॉल्यूशन में जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल हो, या कह लो सॉलिड हो, और जो मेरा सॉल्वेंट हो वो मेरा वॉलेटाइल हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं बी की, पार्ट बी,
जो हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, सीधा हेडिंग डाल लो दोबारा, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है जी। तो इसमें अब हम बात करने वाले हैं किसकी, व्हेन सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉलिड के ब्रैकेट में लिख लेंगे नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब भी लिख लेंगे साथ में कि जो बी है आपका, ए बी को लेते हैं ना सॉल्यूट हमेशा, तो पी नॉट बी आपका क्या होगा, 0, ठीक है। एंड सॉल्वेंट जो आपका है इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब पी नॉट ए जो है वो 0 नहीं। बहुत बढ़िया। तो अब इसको पढ़ना है, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो आपके पास अब क्या है, ए और बी है, फिर से ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है, ए है, इस तरीके से यहां पर ए है बी है, बी है ए है बी है, ए है बी है, इस तरीके से एंड सो ऑन ऊपर। अब समझ गए सर। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जब केवल ए था, व्हेन देयर वाज ओनली ए, तो ए वॉलेटाइल है तो वेपर बनाएगा। अरे बोलो यार, हाँ जी सर। लेकिन अब बी बी आ गया और बी कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, तो बी तो वेपर नहीं बनाएगा। अरे बोलो यार, बी तो वेपर नहीं बनाएगा। बहुत बढ़िया। तो बी यहीं बैठा रहेगा, बी कहीं जाने का नहीं है, तो बी नहीं जाएगा और साथ में बी अपने नीचे वाले ए को भी ऊपर नहीं आने देगा, इस ए को ऊपर जाने में भी दिक्कत पैदा करेगा। समझ गए मेरी बात को। तो होगा क्या, बी के आने से जो ए का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बी विल हिंडर द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स ऑफ ए पार्टिकल, ए पार्टिकल के वेपर बनाने नहीं देगा बी। तो अब नहीं बनाने देगा तो क्या होगा, तो रिजल्टेंट जो मेरे पास वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, किससे कम हो जाएगा सर, केवल ए का जो प्रेशर था उससे कम होगा। पहले क्या था, ए और बी दोनों वॉलेटाइल थे, तो वहां कम भी हो सकता था ज्यादा भी हो सकता था। अगर बी बराबर वॉलेटाइल है तो ज्यादा होगा, और बी कम वॉलेटाइल है तो कम होगा। लेकिन यहां तो बी वॉलेटाइल ही नहीं है, तो बी तो कम करेगा ही करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट डाल के लिख लेते हैं, एस बी विच इज सॉल्यूट, ऐसे लिख लेते हैं, एज सॉल्यूट बी इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, so it will hinder the evaporation of A, leading to decrease in vapor pressure of A, है ना। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, हेंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज A प्लस B, है ना, विल बी लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विच इज ए। अरे बोलो यार, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा वो अब हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई एक बात बताओ, पी टोटल क्या होता था सर, पी टोटल हमें याद है सर, पी ए प्लस पी बी होता था सर। हाँ, और पी ए प्लस पी बी खोलेंगे तो सर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी होता था सर। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास पी टोटल क्या आ गया, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। बोलो यार, बहुत बढ़िया। अब मैं जानता हूं कि पी नॉट बी क्या है, 0 है, क्योंकि बी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, तो ये 0 हो गया। ये 0 हो गया तो मेरे पास पी टोटल क्या आ गया भाई, ये पूरा क्या हो गया, 0। तो पी टोटल क्या आ गया, पी ए के बराबर विच इज पी नॉट ए जीटा ए। बोलो यार, अरे बोलो भाई। तो मेरा जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो ए का ही तो वेपर प्रेशर है, जितना ए होगा उतना उसका वेपर प्रेशर होगा, वही पी टोटल होगा।
तो मैं कह सकता हूं मेरा जो पी टोटल है वो पी ए के बराबर आ गया, विच इज पी नॉट ए जीटा ए। समझ गए? हाँ जी। अच्छा, मैं जीटा ए को लिख सकता हूं 1 माइनस जीटा बी, बोलो। हाँ सर, लिख तो सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जीटा बी। ओके, तो यहां से मेरे पास पी ए कितना आ गया? पी ए आ गया सर पी नॉट ए, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस पी नॉट ए जीटा बी। बहुत बढ़िया। अभी इसको बेटा इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो मेरे पास जो नई इक्वेशन बनेगी, देखो जब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो यहाँ क्या बचा? ऐसे, या इसको ऐसे समझो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या होगा? पी ए माइनस पी नॉट ए इक्वल्स टू माइनस का पी नॉट ए इंटू जीटा बी। अरे बस इसको इधर लाए हैं। हाँ सर, अब दोनों को माइनस से पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया? पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा बी। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ध्यान से देखो, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए क्या है? प्योर ए का वेपर प्रेशर। पी नॉट ए क्या है? प्योर ए का वेपर प्रेशर, माइनस पी ए। पी ए क्या है? सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर। अरे बोलो यार, पी ए क्या है? अरे पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। बोलो, और पी नॉट ए ज्यादा होगा, पी ए कम होगा, जो मैंने बताया तुम्हें। हाँ सर, तो ये क्या हुआ एक्चुअल में? ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको मैं क्या बोलूंगा पूरे को? बोलो। अरे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना, कि पहले कितना था माइनस बाद में कितना हो गया, तो दिस इज योर व्हाट? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत बढ़िया, समझ गए। अब पी नॉट ए को नीचे लिया, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू जीटा बी। इसको बोलेंगे बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गए? ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग। यहां लिख देता हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले था लोअरिंग और ये रिलेटिव, बाद में कितना है अपॉन में पहले कितना था, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आ गया आपका? जीटा बी के बराबर। समझ रहे हो? और ये आपको समझ भी आएगा। ठीक है, नोट कर लो एक बार। तो बच्चों नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए, तो अब देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है भाई पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू जीटा बी। इस फॉर्मूले को थोड़ा समझते हैं। देखो जीटा बी क्या है सर? जीटा बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब कितना बी आपका है सॉल्यूशन में, बी कितना है। तो देखो भाई, अगर बी बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट बी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जीटा बी के। तो अगर आपका बी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, विच इज लॉजिकल। भाई जितना ज्यादा बी डालूंगा उतना मेरा ए का जो वेपर है बनना मुश्किल हो जाएगा, और जितना ए का वेपर कम बनेगा उतना ही वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी, उतनी ही रिलेटिव लोअरिंग होगी। समझ गए क्या? अरे बोलो भाई। अरे सिंपल एग्जांपल, पानी है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है। पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दो तो वो 100 से थोड़ा ऊपर 101 या 102 पे उबलेगा। 2 चम्मच डाल दो तो फिर 103, 104। 5-6 चम्मच डाल दो तो और ज्यादा। 10-20 चम्मच डाल दो तो और ज्यादा। तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्यों? बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि वेपर कम बनेंगे, जितने ज्यादा जल्दी वेपर बनते हैं उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना। तो होगा क्या, जैसे आप चीनी बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा उससे? बी बी जो है पूरा घेर लेगा और ए के पार्टिकल एस्केप नहीं कर पाएंगे। ए के पार्टिकल अगर एस्केप नहीं करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बोलो यार, अरे समझ गए क्या? हाँ जी सर। तो इसको नोट कर लेंगे और करते हैं हम इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन। आइए,
तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है जी कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम यूरिया इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसमें आपके पास पानी है, वाटर विच इज 36 ग्राम, और आपके पास यूरिया है बेटा विच इज 6 ग्राम। ठीक है, आपको इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू जीटा बी। क्या दे रखा है आपको, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, यानी कि पी नॉट ए आपको दे रखा है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर यानी कि पी नॉट ए आपको दे रखा है। पीए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकालना है। ठीक है, पीए आपको निकालना है, जीटा भी आपको निकालना है। अच्छा, पीए निकालना है, जीटा भी आपको जुगाड़ दे रखा है जीटा भी निकालने का। मास गिवन है, मास को मोल में कन्वर्ट करके मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। आइए तो पहले जीटा बी के फॉर्मूले को भी खोल लेते हैं, विच इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पर ए क्या है, तो ए जी वाटर है, तो पी नॉट डब्ल्यू लिख देता हूं मैं, पी ऑफ डब्ल्यू मतलब सॉल्यूशन। अब इसमें वाटर में पी नॉट क्या है, प्योर वाटर, और पी डब्ल्यू क्या है, जब वाटर में यूरिया डल गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एन डब्ल्यू एन बी, तो यहाँ कौन है, यूरिया, तो एन यू लिख देता हूँ यहाँ पर। मोल्स ऑफ ए मतलब मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ बी मतलब मोल्स ऑफ यूरिया। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो पहले मोल्स ऑफ यूरिया निकालेंगे बेटा। तो मोल्स ऑफ यूरिया क्या होगा, गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का गिवन मास 6, मोलर मास 60, 1/10 विच इज 0.1। अरे बोलो यार कितना हो गया, 0.1। ठीक है, सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं आपको, तो 36 गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर विच इज 36 अपॉन 18, तो ये आपका आ गया कितना, 2। बहुत बढ़िया, तो 2 आ गया बेटा। तो मोल्स आ गए, तो मुझे निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एक्चुअली। तो बी कौन है, यूरिया ही तो है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो गया, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने आए, 0.1 अपॉन टोटल मोल कितने हो गए, 2 + 0.1 यानी कि 2.1, तो आ गया 1/21। कितना आ गया बेटे, 1/21, ये आ गया 1/21। पी नॉट है, पी डब्ल्यू निकालना है, पुट कर दो फॉर्मूले में। पी नॉट कितना है, 25 माइनस पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 1/21। बोलो यार, कर लोगे सॉल्व, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से मेरे पास 21 इंटू 25 माइनस पी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास 25। तो यहाँ से 21 इंटू 25 माइनस 21 पी डब्ल्यू इक्वल्स टू 25। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आगे मेरे पास 21 इंटू 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 21 पी डब्ल्यू। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे बेटा, 25 अंदर बचेगा, 21 माइनस 1 इक्वल्स टू 21 पी डब्ल्यू। तो यहाँ से पी डब्ल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, तो पी डब्ल्यू मेरे पास आ जाएगा बेटा 25 इंटू 21 20, तो 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, लगभग ये थोड़ा सा 0.9 समथिंग पे जाएगा, 0.98 के आसपास, 0.95 ले लो लगभग, है ना, इतना आएगा। तो 25 इंटू 0.95 कर लेंगे, तो 25 और 95 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जो 25 कैरी लगा 2, और ये 45 47 जो 10 कैरी लगा 1, और ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 5 7 3 1 2, तो 2375, तो ये हो गया 2375, और पॉइंट आएगा 2 के बाद, तो 23.75 mmHg। ये आपका क्या आ गया बेटा, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पीडब्ल्यू आपका आ गया वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन का कह लो, या तो वाटर का कह लो या सॉल्यूशन का, 23.5 mmHg। पी नॉट डब्ल्यू गिवन था, पीडब्ल्यू आ गया है, बोलो यार कर लोगे क्या, अरे बोलो भाई कर लोगे, नोट करो, नोट करो। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया है, बस थोड़ा सा वर्ड्स से खेल रहा है, समझना। क्या कह रहा है, एट रूम टेम्परेचर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.60 gram of urea in 360 gram of water. If vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mm of Hg, what
क्या कह रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी। याद करो मैंने आपको ये बताया था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू जीटा बी विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, है ना। ये था पूरा, क्या था ये, आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन लोअरिंग क्या था, लोअरिंग था पी नॉट ए माइनस पी ए। तो मुझे सिर्फ लोअरिंग निकालना है, तो वो क्या होगा, पी नॉट बी, पी नॉट ए इंटू जीटा बी। अरे बोलो यार, पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए इंटू जीटा बी, समझ गए। अरे बोलो, तो लोअरिंग निकालना है मुझे, ये निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, पी नॉट ए को मल्टीप्लाई करना होगा जीटा बी से। अच्छा, पी नॉट ए, तो यहाँ पर ए कौन है, पानी है, पानी, तो पानी का प्योर स्टेट में क्या दे रखा है, 35। बोलो यार, अरे पी नॉट डब्ल्यू क्या दे रखा है बेटा, 35 mm Hg, बहुत बढ़िया। यूरिया, तो यूरिया के मोल्स क्या दे, मास दे रखा है, तो मास ऑफ यूरिया दे रखा है आपको, गिवन मास ऑफ यूरिया कितना, 0.60 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है सर, 60 होता है, 60 होता है, कितना होता है, 60। कैसे पता सर, तो फॉर्मूला होता है मोलर मास, यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो 2 नाइट्रोजन हो गए तो 2 × 14 प्लस 4 हाइड्रोजन हो गए 4 × 1 प्लस 1 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। सॉल्व कर लो भाई, ऐड कर लो, तो कितना होगा, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, तो ये आपका आ जाएगा, ये देखो 4 और ये 20 हो गए, 20 और ये 22 हो गए, 22 प्लस 28 कितना हो गया, 60। 22 प्लस 28 कितना हो गया, 60 ग्राम पर मोल। तो यूरिया का मोलर मास कितना हो गया, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, वाटर का मास दे रखा है क्या, हाँ जी, वाटर का मास दे रखा है आपको कितना, 360 ग्राम। और मोलर मास ऑफ वाटर भी आपको पता है कितना होता है, 18 ग्राम। अरे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है, सब कुछ तो गिवन है भाई। अरे मोल फ्रैक्शन का पूरा जुगाड़ गिवन है ना। पी नॉट ए या कह ले पी नॉट डब्ल्यू गिवन है, क्या करना है, बस ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट ऑफ वाटर माइनस पी ऑफ वाटर इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ वाटर इंटू जीटा बी। ये तेरे को मांग रहा है भाई, ये है तेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये मांग रहा है। ये दोनों दे रखे हैं, पुट कर दे भाई। अरे कर लोगे भाई, कर लोगे। तो पी नॉट ऑफ डब्ल्यू कितना है, 35 इंटू जीटा बी निकालना है भाई। जीटा बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी। अरे मोल्स ऑफ बी, बी क्या है यहाँ, यूरिया। अरे बी क्या है यहाँ, यूरिया। तो मोल्स ऑफ यूरिया क्या हुआ, गिवन मास ऑफ यूरिया विच इज 0.60 अपॉन मोलर मास विच इज 60 डिवाइडेड बाय 0.60 अपॉन 60 प्लस वाटर का तो 360 दे रखा है अपॉन 18। सॉल्व करो रे, सॉल्व करो, तो 35 इंटू ये कितना आ गया मेरा 1/100, तो आ गया मेरा 1/100 डिवाइडेड बाय 1/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.01, और ये मेरा कितना आ गया फिर से 0.01 प्लस ये कितना आ गया मेरा 18 दूनी यानी कि 20, कितना आ गया, अरे 18 को 2 पे जाएगा 20 मोल। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 35 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 20.001। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका, आप ध्यान से सॉल्व करो, 1/2 है ना, अरे बोलो 1/2 ये और पॉइंट तो 0.0005 आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 0.0175 mm Hg। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके देख लेना भाई, और खुद भी करना, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट कर लो भाई, पॉज करके नोट कर लो। तो बच्चों इस क्लास के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन अभी करेंगे, है ना। और हमारे पास हमारा टॉपिक खत्म हो गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी, है ना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बचती हैं। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर, और फिर उसके साथ ये चैप्टर हो जाएगा समा। ठीक है, तो अभी तो खैर है हमारे पास 3-4 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर में, पर फिलहाल मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें, जिसमें जहां तक है नेक्स्ट क्लास एक क्वेश्चन सेशन क्लास होगी, जिसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन रोल्स लॉ। रोल्स जेई के पीवाई को करेंगे रोल्स लॉ, और रोल्स लॉ के बाद कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर इन बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन, सब जितना अभी तक पढ़ा है हमने। लास्ट प्रीवियस मतलब फर्स्ट लेक्चर हमारा कंसंट्रेशन टर्म का था,
सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम था, बाकी हमारा वेपर प्रेशर वाला टॉपिक था। तो सेकंड थर्ड लेक्चर जो है और आज वाला ये सिक्स्थ लेक्चर, सेकंड थर्ड और सिक्स्थ लेक्चर, तीन लेक्चर को अच्छे से तीनों लेक्चर के नोट्स रिवाइज करके आप रेडी रहें ताकि हम क्वेश्चन लगा सकें। और हम जेई के पीवाईक्यू करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आराम से इस टॉपिक से आपके कवर होते हैं। और एग्जाम्पल जरूर याद रखें क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो एग्जाम्पल से रिलेटेड ही होते हैं, डायरेक्टली आइडियल नॉन आइडियल के कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। आइडियल नॉन आइडियल का एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग क्या होते हैं, पूरा जो मैंने पढ़ाया है ये 3 लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर और फिफ्थ लेक्चर, सेकंड थर्ड फिफ्थ और शायद ये सिक्स्थ, तो जितने भी लेक्चर में अभी तक मैंने थ्योरी पढ़ाई है कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा, वो सारे लेक्चर एक बार अच्छे से पढ़ें और फिर अगली क्लास में आकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें सिंसियरली। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी फिक्स होनी चाहिए, फॉर्मूले जो बनाए हैं वो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, पी टोटल का फॉर्मूला हो गया, पीए का, पीबी का फॉर्मूला हो गया, रोल्स लॉ हो गया, ये सब चीजें एकदम दिमाग में सेट करके आपको आनी है ताकि हम अगली क्लास में इसको यूटिलाइज कर सकें और क्वेश्चन लगा सकें। और आपका कॉन्फिडेंस क्वेश्चन से ही बूस्ट होगा। जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे जेई के, बोर्ड के, तो आपका क्वेश्चन से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और क्वेश्चन तभी लगते हैं जब आपकी थ्योरी परफेक्ट हो और फॉर्मूले आपको याद हो। और फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कैसे होना है, तो वो कैसे पता चलेगा सर, वो मैंने हर फॉर्मूले के बाद जो क्वेश्चन कराए हैं उससे आपको पता चलता है कि कैसे यूटिलाइजेशन होना है। और घबराना नहीं है, अभी जो हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन लगा रहे हैं, लग जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लगते हैं तो अप्रोच सीखो। अप्रोच सीखकर आपको नॉलेज मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं 10 टाइप के क्वेश्चन तो लगा सकता हूँ, 11वें टाइप का क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, है ना। तो इसलिए मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी अभी तक जेई में पूछे गए हैं वो सब आपको कराऊंगा। तो तैयार रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।